गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो तीसरा चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, हमारी सरकार के द्वारा भी किस तरीके से प्रयास किए गए हैं। तो महिला उत्थान के लिए प्रयास महिला उत्थान के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं या किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं। सबसे पहले औपचारिक समानता की संवैधानिक गारंटी। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, जिसमें पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। ठीक है, तो जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15, ये अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 में ये वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग, स्थान, जन्म स्थान, बोली, भाषा, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात व्यक्ति जन्म से ही समान है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अर्थात किसी भी कंडीशन में, किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब भेदभाव नहीं होगा, अर्थात भेदभाव से हम दूर रखेंगे, तो जो हमारा देश है वो एक अच्छी प्रगति पर जाएगा। और हमारे अनुच्छेदों में अर्थात 14 और 15 इसमें वर्णित भी है कि चाहे से कोई पुरुष हो चाहे महिला हो, उनमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये हमारे संविधान के द्वारा, अर्थात जो कानून निर्माण की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमारे संविधान के द्वारा ये प्रयास भी किया गया है कि सभी स्त्री और पुरुष क्या है, समान है, उनके बीच में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई वंचित है, अगर कोई इन अधिकारों से वंचित है, तो हमारी सरकार की या हमारे कानूनों की ये जिम्मेदारी है कि सभी को समानता प्रदान करे, सभी को समानता प्रदान करे। अगर मान लो कोई स्त्री या पुरुष अगर समानता से वंचित है, तो उनके समानता के अधिकार को पूरा करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी, अर्थात सभी को समानता मिलनी आवश्यक है। इसके बाद में देखिए महिलाओं के लिए जो नीतियां हैं वो नीतियां किस तरीके से है। तो महिला कल्याण नीतियां जिन्हें हम कहते हैं, दूसरा बिंदु है महिला कल्याण नीतियां। महिला कल्याण नीतियां अर्थात महिलाओं के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई गई है। तो आप जानते हो कि हमारे संविधान के द्वारा महिलाओं पर अनेक जो संस्थाएं हैं, जैसे नगरीय संस्थाएं होती है या हम बोले पंचायती राज है, तो पंचायती राज में भी जो स्थानीय स्वशासन है उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था, 33% आरक्षण अर्थात 33% पद जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए सृजित किए जाएंगे। 33% पद किसके लिए सृजित किए जाएंगे? महिलाओं के लिए सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो महिलाएं हाशिए पर या मुख्य धारा से अलग है, उनके लिए अलग से नीतियां बनाई जाएगी, जैसे आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य। अर्थात महिलाओं के लिए आर्थिक, शैक्षिक, पहली आर्थिक, दूसरी शैक्षिक और राजनीतिक
नीतियां बनाई जाएगी जो महिलाएं हाशिए पर है। हाशिए का मतलब है जो मुख्य धारा से दूर है या जो मुख्य धारा से अलग है, जिनको अपने अधिकारों का, अपने कानूनों का, अपनी आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति का पता नहीं है, उनको ये जो सरकार है वो ये जिम्मेदारी है उसकी कि वो इनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी और उन्हें अवसर प्रदान करेगी। अवसर प्रदान करेंगे तभी तो वो आगे अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी। इसके अलावा 1971 में एक समिति का भी गठन किया गया है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए 1971 में समिति का गठन किया गया है जो महिलाओं की स्थिति को सुधारती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है उनमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण की, संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम देखें तो महिला समानता पर प्रश्न वर्तमान में भी स्थिति है। जैसे तो हम कहते हैं कि महिलाओं को एक तरीके से अवसर तो पाया जाता है, फिर भी जो इनकी स्थिति है उनमें सुधार होता चला जा रहा है। इनकी जो स्थिति है वो स्थिति अब दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। ये आगे बढ़कर अपने आप को एक तरीके से एक नए वर्ग के साथ में प्रतिस्थापित कर रही है, जिनमें आप देखेंगे कि पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक परिवार, जैसे हम वर्तमान में देखेंगे तो पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है आप जानते हो, जो मुखिया होता है वो मुखिया कौन होता है, वो पिता होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है घर के जो सारे काम हैं वो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, जबकि बाहर के चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी तरीके का किसी भी स्तर का कार्य हो वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान में स्थितियां अब क्या है, बदलती जा रही है। आजकल जो मातृसत्तात्मक जो परिवार है उन पर ही बल दिया जाता है, जिसमें घर की जो महिला होती है उसको मुखिया बनाया जाता है। मुखिया किसको, महिला को बनाया जाता है। सरकार के द्वारा भी अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से जो महिलाओं की स्थिति है उनमें दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है और इस सुधार के माध्यम से हमारा समाज प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और हम अन्य जो देश है उनके मुकाबले गतिशील भी हो रहे हैं। अर्थात वर्तमान समय में हम देखें तो ये भेद नहीं किया जाता कि ये महिला है या पुरुष है। अगर उसमें योग्यता है, अगर उसको अवसर प्रदान किए जाते हैं तो वो भी अपनी स्थिति को मजबूत बना सकती है, उसकी स्थिति को मजबूत कर सकती है और समाज के लिए एक अच्छा उत्पादन कर सकती है। समाज की शिक्षा में योगदान दे सकती है, समाज की जो चिकित्सा है उसमें योगदान दे सकती है, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा आज की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे महिलाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा
जैसे महिलाओं के लिए प्राचीन समय में जो स्थिति थी उसमें बदलाव हुआ, मध्यकाल में स्थिति कमजोर हो गई, तो उसके बाद में जैसे राजा राम मोहन राय है, ज्योतिबा फुले है, दयानंद सरस्वती है, इनके माध्यम से हमारे समाज को जागृत किया गया। समाज में अनेक कार्य किए गए जो महिलाओं से जुड़े हुए थे, महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करके अच्छा बनाने की ओर अग्रसर किया। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो महिलाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करती है। ओके।